नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में आए वो बिल्कुल सही हो जाएं। बात करें विशेषण की, तो विशेषण टॉपिक पे हम लोग कार्य और भेद, प्रविशेषण, रूप रचना और पद परिचय, इन पर जो है इन्हीं बिंदुओं को ध्यान रख करके हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे और ट्रिक की सहायता से याद भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण यानी कि विशेषण का कार्य और भेद। और विशेषण के कार्य और भेद की बात की जाए तो सबसे पहले हमें विशेषण का अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। आप विशेषण की बात करें तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो मोटी बात कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उसी शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा अभी आपने देखा, स्थान भाव वस्तु किसी में उसके नाम को संज्ञा, और संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाए सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बतला दे वही विशेषण है ना। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष हो कहलाता है, और जो विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाता है। तो विशेष और विशेषण इसे ध्यान में आप रखिएगा। कभी कभी तो यही प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन विशेष है और कौन विशेषण है। तो विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष है, और जो उसकी विशेषता होती है वही विशेषण है। जैसे काली गाय, तो गाय यहाँ पर विशेष है और काली विशेषण है। ठीक है ना। अभी इसके विस्तृत रूप को आप देखेंगे, जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे सारे जो बिंदु आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है ना। हर हालत में, ध्यान में रखिएगा, एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा एक संज्ञा शब्द है, यानी कि घोड़े से पूरे घोड़े जात के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने पर, है ना, काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है ना, सभी तरह के घोड़े का बोध नहीं होता। तो मोटी बात आपने देखी कि जब किसी संज्ञा में विशेषण लग जाता है तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि काला घोड़ा, काले घोड़े, तो घोड़ा अगर कहा जाता तो घोड़े से पूरी उसकी जात का जितने भी घोड़े हैं सबका बोध होता, लेकिन काले घोड़े कहने से केवल और केवल काले घोड़े का बोध हो रहा है। ठीक है ना। तो काला यहाँ विशेषण है और घोड़ा जो कि संज्ञा है, तो ये संज्ञा होते हुए इसी को हम लोग कहेंगे विशेष है। ठीक है ना। कुछ व्याकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष जो है नाम है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसमें जो विशेष काम की चीज़ आपकी है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए विशेषण और विशेष, और उसके साथ ही अगर किसी संज्ञा में विशेषण लग जाता है तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। ठीक है। अब बात करें विशेषण के भेद की, तो विशेषण के भेद की बात करें तो देखें यहाँ पे मोटे रूप में आप इसके जो भेदों की बात की जा रही है तो इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है ना। जिनमें गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण का वर्गीकरण इस प्रकार से होगा। पहला जो विशेषण है वो सर्वनामिक विशेषण है, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। तो सार्वगुण संख्या परि, सार्व माने सर्वनामिक, गुण माने गुणवाचक, संख्या माने संख्या विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो एक ट्रिक बना लीजिए कि सार्वगुण संख्या परि, सार्वगुण संख्या परि, तो सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक यानी कि परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है ना। अब जब सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो इसके भी, है ना, आप देख रहे हैं कि 2 भेद होते हैं। एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण
और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अभी आगे इसे आप एक एक करके देखेंगे। आप जब संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में आप देखेंगे कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक बोधक जो है निश्चित संख्या के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और गणनावाचक संख्या के भी दो भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक संज्ञा बिल्कुल विशेषण। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहला जो विशेषण का भेद है वो है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की बात करें तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन था? आपने देखा था मैं, तू और वह, है ना, के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम शब्द हैं अगर वो किसी संज्ञा के पहले आ गए तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, अब नौकर के पहले वहाँ आ गया तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह घोड़ा अच्छा नहीं है, घोड़ा के पहले यहाँ आ गया तो यहाँ सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ पे देखा नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण है। और व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक है मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतरण संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, यानी कि जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। तो ऐसा, कैसा, जैसा, है ना, ये देखिए यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। विशेषण का दूसरा जो भेद है या प्रकार है गुणवाचक विशेषण। और बात करें गुणवाचक विशेषण की तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि किससे कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से किसका गुण का, दशा का, स्वभाव का आदि लक्षित होता है ना, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और विशेषणों की इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। अगर बात करें विशेषण में तो विशेषण में जो गुणवाचक विशेषण हैं इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार से हैं। कालवाचक आप कह सकते हैं, काल से संबंधित गुणवाचक विशेषण जिसमें, है ना, नया पुराना, है ना, नया है पुराना है, ताज़ा है भूत है, वर्तमान है भविष्य है, प्राचीन है, अगला पिछला मौसमी, अगाड़ी आगामी और टिकाऊ है। देखे होंगे टिकाऊ वस्तु है, आगामी वस्तु है, मौसमी फल है ना, पिछला सीजन है ना, अगला अगला है ना, अगला। तो अगला यहाँ पे अगला वर्ष है ना, भविष्य, वर्तमान, भूत, ये सब जो है बिल्कुल काल से संबंधित गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से स्थान से संबंधित गुणवाचक विशेषण, उजाड़ स्थान है, चौरस है, भीतर है, बाहरी है, ऊपरी है, सतही है, पूर्वी है, पछिया है, दायां है, बायां है। दाएं बाएं, स्थान के दाएं, स्थान के बाएं, है ना, स्कूल के आगे, स्कूल के पीछे, स्कूल के दाएं, स्कूल के बाएं। तो स्थानीय और देसी, स्थानीय आम है, देसी आम है, क्षेत्रीय है, असमी है, पंजाबी है, अमेरिकी और भारतीय है। तो ये स्थान आप कह सकते हैं कि स्थानवाचक गुण, है ना, विशेषण है। आकार की बात करते हैं तो आकार संबंधित गोल, चौकोर, सुडोल, समान, है ना, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा और तिरछा, ये आकार से संबंधित गुणवाचक विशेषण है। रंग की बात करते हैं, जितने भी रंग हैं सभी रंग जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला और फीका। तो इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। इसके अलावा जितनी भी दशा है सभी दशा जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, है ना, पालतू और रोगी, ये सारी दशाएं जो है बिल्कुल गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। गुण की बात करें तो जितने भी गुण और अवगुण हैं सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। भला बुरा, उचित अनुचित, सच्चा झूठा, पापी दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा और शांत, ये सारे गुण, सारे अवगुण जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से
दृष्टव्य कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़ करके गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा और छोटा सा या छोटी सी। तो इसका भी ध्यान में रखिएगा, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तीसरा जो गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण, यानी तीसरा विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद संख्यावाचक विशेषण का है। इसमें क्या होता है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो 4 है, 30 है, कुछ है और सब है, ये संख्यावाचक विशेषण है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक संख्यावाचक। ठीक है ना। पहले प्रकार के विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का, 25 रुपये आदि। दूसरी तरह के विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, जैसे कुछ लोग और सब लोग। तो प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नांकित प्रकार हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भी 5 भेद हैं। पहला गणना, यानी कि गणनावाचक विशेषण की बात करें जिनकी गिनती की जाती है 1, 2, 3। दूसरा क्रमवाचक विशेषण, जिनका क्रम है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, जिनमें आवृत्ति आती है, जैसे दूना, तिगुना और चौगुना। चौथा है समुदायवाचक विशेषण, समुदाय का मतलब होता है पूरा समूह, जैसे दोनों, तीनों और चारों। और 5वां है प्रत्येक बोधक विशेषण, यानी कि प्रत्येक, हर एक, एक एक, 2 2 और सवा सवा। तो इस प्रकार की जो गणना होती है उस गणना को प्रत्येक बोधक विशेषण है ना कहते हैं। आगे बता रहे हैं कि गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण, यानी कि इसी को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक है पूर्णांक बोधक विशेषण, जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 1000 आदि। और दूसरा अपूर्णांक बोधक विशेषण, इसमें पूर्ण संख्या नहीं होती है, जैसे आप कहते हैं पाव, आध है ना, पौन, सवा आदि। ये पूर्णांक बोधक ना हो करके बल्कि क्या है, अपूर्णांक बोधक है। तो पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में लिखे जाते हैं। बड़ी बड़ी जो निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए, तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला और अंतिम में जो विशेषण का भेद है परिमाण बोधक विशेषण है ना, यानी संख्यावाचक विशेषण का वह का एक मुख्य भेद होता है परिमाण बोधक, यानी कि यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है, यानी कि नाप या तोल के द्वारा जिसका बोध हो, जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, घी और घी लाओ इत्यादि। यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद आप कर सकते हैं, जिनमें निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में बहुत दूध, सब धन और पूरा आनंद इत्यादि। तो इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप विशेषण के भेद को आसानी से समझ सकते हैं। आगे है परविशेषण। परविशेषण क्या है कि हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें हम परविशेषण कहते हैं, यानी कि विशेषण के ऊपर अगर विशेषण लग जाए, यानी कि विशेषण की भी विशेषता कोई बतलाए, तो उसे हम लोग कहते हैं परविशेषण। जैसे एक शब्द आप देख रहे हैं कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो राम तेज विद्यार्थी है, इसमें देखें तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण लग गया बहुत तेज विद्यार्थी है, तो विशेषण पर भी परविशेषण लग गया, यही परविशेषण है। जैसे छत्री साहसी होते हैं लेकिन छत्री बड़े साहसी होते हैं, तो बड़ा जो यहाँ पर बड़े है वो बिल्कुल परविशेषण है। अर्चना सुंदर है लेकिन अर्चना अत्यंत सुंदर है, जो अत्यंत है ये परविशेषण है। कश्मीरी सेव लाल होता है, तो कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ पे जो सिंदूरी है वो परविशेषण है, इसे ध्यान में रखिएगा। और पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे अंतर विशेषण
भी कहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि रूप रचना, है ना। रूप रचना की बात की जाए तो विशेष और विशेषण में कुछ संबंध होता है। ठीक है ना। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, कभी विशेषण क्या होता है, विशेष के पहले प्रयोग होता है, और कभी विशेष के बाद होता है। तो आता है प्रयोग की दृष्टि से जो विशेषण के दो भेद होते हैं। एक विशेषण विशेष, है ना, विशेष विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। ध्यान में रखिएगा, पहला क्या है विशेष विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। अब बात करते हैं जो विशेषण के पूर्व आए वह क्या है, वह बता रहे हैं कि विशेष विशेषण होता है। विशेषण के पूर्व विशेष विशेषण, जैसे सतीश चंचल बालक है, तो यहाँ बालक क्या है, बिल्कुल विशेष है, और इसके पहले क्या आ गया चंचल, तो क्या हो गया, ये विशेष विशेषण हो गया। प्रभा सुशील कन्या है, अब कन्या के पहले सुशील आ गया, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि विशेष विशेषण का संबंध इसमें है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील, है ना, क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण हैं, और दोनों जो है विशेष के, है ना, विशेष विशेषण हैं। अब कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए, है ना, उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, अब देखिए कुत्ता के बाद जो विशेषण आया काला, ठीक है ना। दूसरा मेरा लड़का आलसी, लड़का के बाद आया आलसी, ठीक है ना। तो इनमें आपने क्या देखा, काला और आलसी जो विशेषण है, जो कि क्रमशः कुत्ता और लड़के के बाद प्रयुक्त हुए हैं, तो ये दोनों क्या हैं, विधेय विशेषण हैं। ध्यान में आप इसको रखिएगा कि अगर विशेष के पहले विशेषण आ जाए तो क्या होगा, बिल्कुल विशेष विशेषण होगा, और बाद में आए तो विधेय विशेषण होगा। इसका ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर जो है आरओ की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बता रहे हैं कि हाँ, ध्यान देने की अन्य बातें इस प्रकार हैं कि विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण विशेष के पहले आए या पीछे आए। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है, तो वही कह रहे हैं कि जो विशेषण होता है वो लिंग वचन आदि विशेष के लिंग वचन के अनुरूप होता है, पहले आए तो या बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो विशेषण होगा वो सदैव विशेष के लिंग वचन के अनुसार आता है। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं और राधा भली लड़की है। दूसरा कह रहे हैं कि यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो नए पुरुष नारी, नई धोती और कुर्ता, दोनों का जो है विशेषण यहाँ पर आप देख रहे हैं। विशेषण की रचना की बात करें तो विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अभिकारी दोनों होते हैं। अभिकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे लाल, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल इत्यादि। लेकिन कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे इक प्रत्यय से बन गया धर्म में इक लगा धार्मिक, है ना, धार्मिक एक विशेषण है। ई प्रत्यय लगा जात में लग गया तो हो गया जातीय। वान प्रत्यय धन में लग गया धनवान हो गया। ई प्रत्यय दान में लग गया तो हो गया दानी। ईला चमक में लग गया तो चमकीला हो गया, और मान श्री में लग गया तो श्रीमान हो गया, जो कि एक विशेषण बन गया, ठीक है ना। तीसरा नियम है दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा, ये भी विशेषण बन गया, ठीक है ना। चलता फिरता और टेढ़ा मेढ़ा, इसे ध्यान में रखिएगा। चौथा नियम है आकारांत विशेषण लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलकर
ए या ई रूप में बन जाते हैं। आकारांत कैसे, ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, इन दो वाक्यों में ईमानदार, कीमती और तेज विशेषण हैं। दो व्यक्तियों की तुलना से इन शब्दों के रूप नहीं बदले। हिंदी में से, अपेक्षा, सामने और बनिस्बत सब में सबसे लगाकर विशेषणों की तुलना की जाती है। कुछ उदाहरण और लें, जिनमें आप देख रहे हैं कि राम, वह राम की बनिस्बत अच्छा है। सुशील की अपेक्षा गणेश अधिक शिष्ट है और यह सबसे अच्छी पुस्तक है। ठीक है ना। किंतु संस्कृत में जो विशेषणों में तर और तम प्रत्यय लगाकर भी तुलना की जाती है, तो संस्कृत या अंग्रेजी की ही तरह विशेषणों के रूप बदलते हैं, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। ठीक है ना। हिंदी में शब्दों के 3 रूपों की अवस्थाओं में रखा गया है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था। इस दृश्य विशेषण के रूप इस प्रकार से हैं, जिनमें देख रहे हैं कोमल, कोमलतर और कोमलतम, प्रिय और प्रियतर और प्रियतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, बृहद, बृहत्तर और बृहत्तम, निकृष्ट, निकृष्टतर और निकृष्टतम, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, महत, महत्तर और महत्तम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, अधिक, अधिकतर और अधिकतम। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। मूल अवस्था में विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित ना होकर के सीधे व्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती है, जैसे सुंदर, मधुर, महत और वीर। तो ऊपर दिए गए सीमित, है ना, ऊपर दिए गए सीमित शब्दों के रूप केवल संस्कृतनिष्ठ हिंदी में चलते हैं। तो हिंदी की प्रकृति संस्कृत से भिन्न होने के कारण सामान्यतः तर के स्थान पर से और में का और तम के स्थान पर सबसे और सब में जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। इतना ही नहीं, से अधिक, से ज़्यादा, से भी अधिक, से कम, से भी कम, से कुछ कम, से कुछ बढ़कर, से कहीं जैसे प्रत्यय पदों का भी प्रयोग होता है। जैसे से अधिक की बात की जाए तो हरि श्याम से अधिक बड़ा है। से भी अधिक की बात की जाए तो हरि श्याम से भी अधिक बड़ा है। से कहीं की बात करें तो वह तुमसे कहीं अच्छा है। से बढ़कर की बात करें तो वह तुमसे बढ़कर है। ऐसा प्रयोग आप हिंदी में देखते हैं। उत्तरावस्था की बात करें तो इसमें विशेषण दो वस्तुओं की तुलना में होता है। उनमें किसी वस्तु के गुण या दोष अधिक बताए जाते हैं। जैसे घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार है। उत्तमावस्था की बात करें तो इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणशाली और या दोषी बताया जाता है कि हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे अंतिम में जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग देखेंगे कि विशेषण का पद परिचय कैसे होता है। ठीक है ना। तो विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग, वचन, कारक और विशेष बताना चाहिए। जैसे यह तुम्हें बापू के अमूल गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इस वाक्य में अमूल्य और थोड़ी बहुत विशेषण है। इसका पद परिचय इस प्रकार से होगा। अमूल्य की बात करें तो विशेषण है, गुणवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष, संबंधवाचक और गुणों का, है ना, जो है इसका गुणों इसका विशेष है। तो ध्यान में रखिएगा। थोड़ी बहुत की बात करें तो विशेषण है, अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग है, कर्मवाचक है। जानकारी इसका विशेष है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आप विशेषण का अर्थ, उसके भेद और परिचय आज को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।